आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन, जो कि दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन। इस टॉपिक के बेसिस पे आपको राजस्थान बोर्ड की बुकलेट का एग्जाम्पल 5.10, 5.11, 5.12 और 5.13 चार तो एग्जाम्पल है और 3 न्यूमेरिकल है। बुक के पीछे के अंकित प्रश्न 5.2, 5.3 और 5.4 ये सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप वहां जाके ये 7 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही इस टॉपिक के एंड के अंदर हम राजस्थान बोर्ड की बुकलेट के कुछ अति लघुरात्मक व मल्टीपल चॉइस में से जो क्वेश्चन इस टॉपिक पे बेस्ड है वो हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। और इस टॉपिक के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेटा हमें क्या पढ़ना है? प्रतिरोधों का संयोजन। अब देखो संयोजन दो प्रकार का होता है और पहला संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, मान लीजिए ये पहला प्रतिरोध कितना है R1, दूसरा प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध R3। इन सभी प्रतिरोधों को एक बाहरी बैटरी सोर्स से जोड़ा गया जिसका विभव कितना है V। जब इसको बंद परिपथ बनाया जाता है तो इसमें धारा कितनी बहेगी बेटा I। जब धारा I बहेगी तो ओम के नियम के अनुसार प्रथम प्रतिरोध में एक विभवांतर आएगा या विभव उत्पन्न होगा कितना V1 इक्वल टू I/R1। यही I धारा इस R1 के बाद किसमें जाएगी R2 में, तो हम बोलेंगे इसका विभव कितना होगा V2 और वो बराबर होगा I/R2। और तीसरे में विभव कितना होगा V3 और वो बराबर होगा I/R3। ध्यान दीजिए कौन सा संयोजन है? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम के अंदर जो धारा का मान है वो सभी में क्या रहता है बच्चा? समान। धारा का मान क्या रहता है? समान। जबकि विभव, किसका मान? विभव का मान कैसा होगा? असमान। देखो जो I धारा प्रथम में से गई वही I धारा द्वितीय में से भी जाएगी और वही I धारा तृतीय प्रतिरोध से भी गुजरेगी। तो धारा तीनों में क्या रहेगी? समान। जबकि पहले का विभव V1 है, दूसरे का विभव V2 है और तीसरे का विभव क्या है? V3। विभव क्या है? असमान। ऐसे संयोजन प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा समान हो जबकि प्रत्येक प्रतिरोध का विभव असमान हो क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। इसकी क्या होगी बच्चा? परिभाषा। परिभाषा क्या है बेटा? ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध की धारा समान हो तथा प्रत्येक का विभव असमान हो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान दें, चाहे से आप श्रेणी क्रम संयोजन पढ़े, चाहे से समांतर क्रम पढ़े, चाहे से यह संयोजन धारिता का हो, चाहे प्रतिरोध का हो और चाहे आगे जाके प्रेरकत्व का हो, किसी का भी श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ें, एक स्टेटमेंट सदैव याद रखें इनकी डेरिवेशन को करने के लिए। और वो स्टेटमेंट ये है कि परिपथ में जो एलिमेंट विभाजित हुआ, जिसके टुकड़े हुए, उसी को वापस जोड़ो। तो देखो परिपथ में कुल विभव कितना था? V। और ये V कितने हिस्सों में विभाजित हुआ? 3, V1, V2 और V3। तो ये जो V 3 हिस्सों में विभाजित हुआ उसका वापस से क्या कर दो? योग। तो आपके उस संयोजन का सूत्र ड्राइव हो जाएगा। तो ध्यान दें हमारे पास कुल विभव है V,
जो कि बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अरे भैया अगर ये 150 वोल्ट है तो यहाँ 100 वोल्ट होगा, यहाँ 30 वोल्ट होगा और यहाँ कितना बचेगा 20। ये 150 ही तो इन 3 हिस्सों में विभाजित होगा और अलग अलग है इसलिए नाम मैंने अलग अलग दिए। तो V बराबर क्या है, V1 V2 और V3। अब आपने जिसका मान रखना है वो रख लो। जैसे V क्या है, कुल विभव है। अरे V क्या है, कुल विभव। तो V अगर कुल विभव है तो ओम के नियम के अनुसार V कितना होगा, IR। V बराबर होगा परिपथ की कुल धारा, परिपथ में कुल धारा कितनी मेरी I, गुना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के गुणा के। यदि ये कुल विभव है तो यहाँ कुल धारा होगी और यहाँ क्या होगा, कुल प्रतिरोध। तो V का मान क्या कर सकते हैं बच्चे हम लोग, IR इक्विवेलेंट। V1 का मतलब कितना है, IR1। V2 का मतलब कितना है बच्चा, IR2 और V3 का मतलब कितना है, IR3। यहां से देखो I सभी में कॉमन है, हट जाएगा। तो बचाओ आपके लिए तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट का सूत्र कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसका मान है बच्चा, तुल्य प्रतिरोध का मान आपके पास है। एक कंसेप्ट तो ये है आपका। दूसरा कंसेप्ट देखें, यदि n प्रतिरोध समान मान के श्रेणी क्रम में जुड़े हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, अर्थात ये कह रहे हैं कि ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है। तीनों प्रतिरोधों के मान समान है। इसका मान R है, इसका मान R है, इसका मान R है और ऐसे बहुत सारे हैं। लास्ट वाले का मान भी कितना है, R। तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट बराबर होगा पहले का मान R, दूसरे का मान R, तीसरे का मान R डैश 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 कितना बच्चा R। R सभी में क्या है, कॉमन। R कॉमन ले ले तो 1 प्लस 1 डैश डैश कितना बचेगा 1। अब ये 1 प्लस 1 क्या है, एक नंबर है, नंबर सिस्टम है। क्यों, एक के बाद में एक जोड़ो कितना आएगा 2, 2 में एक और जोड़े कितना आएगा बेटा 3 में एक और जोड़ा जाएगा कितना आएगा 4। तो ये नंबर सीरीज चलती रहेगी। तो हमने क्या बोला, ये जो नंबर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, n। तो बताओ R इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा, n R। आप इसका एक बार क्या ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। ये तो था बच्चा श्रेणी क्रम संयोजन। अब पढ़ेंगे हम क्या, समांतर क्रम संयोजन। कौन सा, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, ध्यान दो। समांतर क्रम संयोजन, ये आपके पास एक प्रतिरोध है कितना R1, ये द्वितीय प्रतिरोध है कितना R2, ये तृतीय प्रतिरोध है कितना R3। आपके पास उनको किससे जोड़ा गया है, एक बैटरी से। विभव कितना है V। जब इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो इस विभव के कारण क्या बहेगी इसमें, धारा। और धारा I का मान कितना होगा, देखो जैसी धारा इस बिंदु A पे पहुंचेगी तो धारा को कितने हिस्सों में विभाजित होना पड़ेगा, 3 हिस्सों में। तो हम बोलेंगे इस पहले में जाने वाली धारा कितनी, I1, दूसरे में जाने वाली धारा कितनी, I2 और तीसरे में जाने वाली धारा कितनी, I3। तो हमें प्रत्येक प्रतिरोध की धारा पता है। अब प्रत्येक प्रतिरोध में विभव कितना है वो भी ज्ञात करेंगे। समझाइए मुझे, इन दो बिंदुओं के मध्य कितना विभव है, V। अरे इन दो बिंदुओं के मध्य कितना विभव है, V। इन दो बिंदुओं के मध्य भी कितना विभव होगा, V।
क्योंकि यहां से लेके यहां तक केवल बीच में एक बैटरी जुड़ी है तो विभव का मान उतना ही रहेगा। फिर इन दो बिंदुओं के मध्य कितना विभव लिखा जाएगा V, और यहां तक भी कितना विभव होगा B, अर्थात पॉइंट A और पॉइंट B के मध्य केवल एक बैटरी जुड़ी है, इसलिए विभव कितना रहेगा V। तो हम बोलेंगे A और B के मध्य का कितना विभव है V है। अब इस A और B के मध्य जो भी जुड़ा है प्रत्येक का विभव V ही आने वाला है। तो बताओ क्या ये R1 प्रतिरोध A व B के मध्य जुड़ा है? हाँ, तो इसका विभव भी कितना V। क्या R2 प्रतिरोध भी A और B के मध्य जुड़ा है? यस, इसका विभव भी कितना V। क्या R3 प्रतिरोध भी A और B के मध्य जुड़ा है? यस, इसका विभव भी कितना होगा V। तो I1 बराबर कितना होगा? वो होगा V बट्टे में R1। I2 बराबर कितना हो जाएगा? V बट्टे में R2। आपने I1 क्या लिखा? V बट्टे R1। I2 बराबर कितना होगा? V बट्टे R2। और I3 बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टे में R3। मैंने कहा था संयोजन का कैसा भी डेरिवेशन करो एक ही स्टेटमेंट लगता है। क्या? परिपथ में जो विभाजित हुआ है उसका दोबारा योग करना है। इस बार परिपथ में कुल धारा कितनी थी? I, और ये कितने हिस्सों में विभाजित हुई? 3। तो इसी को योग कर दो। तो हम बोलेंगे I बराबर क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इनके मान रखने हैं आपको। I1 का मान पता है, I2 का पता है, I3 का पता है। ये I क्या है? कुल धारा। अगर I कुल धारा है तो I बराबर होगा V बट्टा R। यदि ये कुल धारा है तो ये क्या बोला जाएगा? कुल विभव। जो कुल विभव कितना है? V है। और ये क्या बोला जाएगा? कुल प्रतिरोध, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? R इक्विवेलेंट। I का मान रखो V बट्टे में R इक्विवेलेंट। I1 का मतलब V बट्टे में R1। I2 का मतलब V बट्टे में R2। और I3 का मतलब V बट्टे में R3। V तीनों में कॉमन है, कट जाएगा। 1 बट्टा R इक्विवेलेंट बराबर आ गया 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। क्लियर है इतनी सी बात। अब देखो इसके कुछ फैक्ट हैं। फैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट। यहां विभव तीनों में क्या है? समान। विभव क्या रहता है? समान। दूसरा, क्या धारा तीनों की समान है? नहीं। कैसी आएगी? अलग अलग। तो धारा कैसी है? असमान। और इसी से हम लोग परिभाषा बनाएंगे। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का विभव समान हो तथा प्रत्येक में धारा अलग अलग हो, इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। बात समझ में आई आप लोगों को इतनी सी? ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा? समांतर क्रम संयोजन। अब इसी के वो आपके पास जो काम पहले किया था एक नोट वाला, कौन सा काम? यदि n प्रतिरोध, कितने? n प्रतिरोध समान मान के समांतर क्रम में संयोजित हो। अभी तो क्या लिया था? अलग अलग मान के प्रतिरोध थे, R1, R2, R3। अब क्या है? सबके मान समान है। ये भी R है, ये भी R है, ये भी कितना? R। सबकी वैल्यू क्या है? सेम है। तो 1 बट्टा R इक्विवेलेंट क्या होगा? R1 की वैल्यू भी क्या होगी? R। R2 की वैल्यू भी R, R3 की वैल्यू भी R, डैश लास्ट वाले की वैल्यू भी कितनी? R।
1/r इक्विवेलेंट, 1/r सभी में क्या है कॉमन, 1 + 1 + 1 डेश 1। अब इस संख्या को मैंने क्या बोला था, n लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं n। तो 1/r इक्विवेलेंट, ये पूरा मान तो n हो गया, बट्टे में क्या r। अब बताओ इसको उल्टा करूंगा तो ये भी तो उल्टा होगा, तो r इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, r बट्टे में n। इस केस के लिए हमारी वैल्यू ये प्राप्त होगी। अब देखिए इसका एक और चीज आपको याद रखना है, क्या, दो प्रतिरोधों का संयोजन, दो प्रतिरोधों का संयोजन, दो प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट, 1/r1 + 1/r2, 1/r इक्विवेलेंट तो एक ही ठीक, एलसीएम ले लो r1 गुना r2, ये होगा r1 + r2। इसको उल्टा करो, r इक्विवेलेंट आएगा, तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, r1 गुना r2 अपॉन r1 + r2। अब से क्या करना है, यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, उनका आपस में गुणा बट्टा उनका योग, ये इनका क्या बन जाता है बेटा सूत्र। तो इस प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब इस पे बेस एक दो क्वेश्चन बताता हूं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन तो आप खुद भी कर लोगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, लैंग्वेज कुछ इस प्रकार की है, एक चालक तार है, क्या है, चालक तार, उस तार की लंबाई l है और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a दिया गया है और उसकी प्रतिरोधकता कितनी है बच्चा, 2 है, और l लंबाई तार का प्रतिरोध कितना है, 4 ओम। इसे l लंबाई का प्रतिरोध कितना है, 4 ओम। अब क्वेश्चन कहता है कि इस l लंबाई के तार को मोड़कर एक वृत्त बना दिया जाता है, तो ये रहा l लंबाई का तार, उसको मोड़कर वृत्त बन जा भैया, ये रहा क्या बन गया, एक वृत्त, और इस वृत्त के व्यास के 2 सिरे होते हैं, a सिरा और b सिरा। बताइए इस व्यास के 2 सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। एक चीज समझाओ मुझे, जब आप किसी तार को मोड़कर वृत्त बनाओगे तो क्या उसकी मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन होगा, नहीं। अरे एक तार लो और उसको मोड़ के वृत्त बनाओ तो क्या उसकी मोटाई में कोई परिवर्तन हो जाएगा, क्या, नहीं, उतना ही रहेगा। क्या पदार्थ की प्रकृति बदल जाएगी, नहीं, ऐसा थोड़ी होगा जब तार सीधा है तो चांदी का है और तार को मोड़ के वृत्त बना दिया तो वो कॉपर का हो गया, तभी भी किसका रहेगा, चांदी का तार ही रहेगा, अर्थात प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। ठीक है, क्लियर है। बस ध्यान दीजिए यहाँ पे, पहले आप प्रतिरोध बिंदु A और बिंदु B, ये A यहाँ पे और B यहाँ पे, पहले जो प्रतिरोध था वो लंबाई के मान के क्या था, समानुपाती। कैसे, R बराबर क्या पड़ा है, रो L बटा A, ये दोनों मान तो नियत है, बदल ही नहीं रहे, कौन बदलेगी, लंबाई, तो प्रतिरोध लंबाई के मान के क्या होगा, समानुपाती। तो हम बोल सकते हैं L लंबाई का प्रतिरोध कितना है, 4 ओम, अर्थात अभी ये प्रतिरोध किसके बराबर है, 4 ओम के। क्यों, क्योंकि अभी बिंदु A और बिंदु B पूरी L के हैं, ये जो A और B है वो L लंबाई के 2 बिंदु हैं। यहां देखना, यदि आप यहां से गिनना स्टार्ट करोगे तो क्या A और B पूरी L लंबाई है क्या, नहीं, ऊपर लंबाई कितनी है, L बटा 2। अगर आप नीचे से गिनना स्टार्ट करोगे तो लंबाई कितनी होगी, L बटा 2। टोटल अगर घूमते हैं तो लंबाई कितनी हो जाएगी, L। मेरी बात समझ में आ रही है। अरे ये सीधा तार है, इस सीधे तार को ये घुमा दिया मैंने आपके पास, तो ये पूरी लंबाई L है, लेकिन अगर मैं यहां से पूछूं कि ये बताओ कितनी है, ये तो इसकी आधी लंबाई है, L/2। ये पूछूं कितनी है, ये भी क्या है, इसकी आधी।
अब देखो संबंध यहां से क्या है, लंबाई प्रतिरोध के क्या है, समानुपाती। अगर ऊपर लंबाई आधी आ रही है तो ऊपर प्रतिरोध भी क्या जुड़ेगा, आधा ही जुड़ेगा। पूरा प्रतिरोध कितना है 4, तो आधा कितना हो जाएगा L/2। बना दो इसको। तो हम बोले ऊपर वाला ये A और ये B, ऊपर वाले तार की लंबाई का प्रतिरोध 2 ओम, नीचे वाली तार की लंबाई का प्रतिरोध भी कितना होगा 2 ओम। अरे इस पूरे को यूं प्रतिरोध बना दिया मैंने, ये कितना है 2 ओम। इस पूरे का प्रतिरोध बना दिया, ये भी कितना है 2 ओम। अब बताओ ये 2 ओम और ये 2 ओम इस A और B के मध्य कौन से क्रम में संयोजित है? ये दोनों क्या है बच्चा आपके पास समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में 2 का सॉल्यूशन बताया था। समांतर क्रम में 2 का सॉल्यूशन होता है R1 गुना R2 अपॉन R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट का मान 2 गुना 2, ऊपर कितना होगा 4, 2 प्लस 2 नीचे भी कितना होगा 4, बराबर कितना 1 ओम। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, तार को मोड़ा जाए तो वहां लंबाई का कंसेप्ट लगाना और आपका सॉल्यूशन आ गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। अब देखो मैंने कहा था नॉर्मल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वो खुद आप सीख लोगे, थोड़े अलग क्वेश्चन करा रहा हूं। दूसरा, यदि ये क्वेश्चन किसी को आता है तो पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद नहीं आया आंसर तो फिर यहां लिखना, फिर आ जाएगा। दस ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम। 5 सेकंड है, उससे ट्राई करें पहले। ठीक है, अब देखो यहां कैसे पता लग रहा है कि सर कौन सा श्रेणी क्रम में है और कौन सा समांतर क्रम में है। एक कंसेप्ट समझाता हूं। ये तार है, इस तार का ये बिंदु क्या है A, तो ये बिंदु भी क्या होगा A, ये भी क्या होगा A, ये भी क्या होगा A और ये भी क्या होगा A। जब तक बीच में कोई अवयव नहीं जुड़ जाता, वो अवयव बैटरी हो सकती है, वो अवयव प्रतिरोध हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन जुड़ना जरूरी है। जब तक नहीं जुड़ेगा हम उस प्रत्येक बिंदु का विभव समान लेंगे, अर्थात उस प्रत्येक बिंदु को एक बिंदु मान सकते हैं। तो ध्यान दो, ये बिंदु क्या है A है, तो यहां से लेके यहां तक ये प्रत्येक बिंदु क्या है A ही है। ये क्या है A, तो ये भी क्या लिखा जाएगा A, क्योंकि इस पूरी शाखा में कोई दूसरा अवयव जुड़ा हुआ नहीं है। यही कंसेप्ट यहां लगाओ। ये B है तो ये भी क्या है B, और ये भी क्या है B, और ये बीच वाला बिंदु क्या मान लो C। तो इस पूरे परिपथ में कुल कितने बिंदु हैं 3, A B और C। तो दोबारा बना देते हैं इनको, ये A है, ये B है और बीच में क्या है C। देखिए यहां पे ये प्रतिरोध किसके बीच में जुड़ा है, A और C के बीच में। जोड़ दो उसको, A और C के बीच में कितना है 10 ओम। ये किसके बीच में जुड़ा है सर A और C के बीच में, जोड़ो उसको A और C के बीच में, ये कितना है 10 ओम। ये बताओ किसके बीच में जुड़ा है B और C के बीच में, ये ना B और C के बीच में कितना 10 ओम। ये कहां जुड़ा है B और C के बीच में, कितना है बच्चा 10 ओम आपके पास है। ये कहां जुड़ा है, ये जुड़ा है A और B के बीच में सीधा। ये A से निकालो और ये निकालो B, कितना है 10 ओम। ये किधर जुड़ा है A व B के बीच में, A और B के बीच में, ये भी कितना है 10 ओम है। ध्यान दीजिए, अब तो दिखाई दे रहा है कौन से क्रम में है। ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। ये दोनों कौन से हैं, समांतर में। पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। दो प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन का सूत्र क्या बताया मैंने, R1 गुना R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही तो है। तो देखो पहले को गुणा करोगे 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100 बट्टा 10 प्लस 10 कितना 20, 20 पंजो 100 कितना आ जाएगा 5
10 ओम। इन दोनों को सोल्व किया, कितना आया 5 ओम। बना दो 5 ओम। इन दोनों का सॉल्यूशन भी कितना आएगा 5 ओम ही आएगा, सेम परिपथ है 5 ओम। और नीचे वाला कितना है बच्चा 10 ओम, ए और बी। अब बताओ ये 5 ओम और ये 5 ओम कैसे है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में सूत्र क्या होता है आर इक्विवेलेंट का R1 प्लस R2, अर्थात कितना हो जाएगा 5 और 5 कितना 10। दोबारा बना लेता हूं भाई, ये 10 दे रखा है, इसको सोल्व किया, बीच वाले को 10 आया और नीचे वाला कितना दे रखा है बच्चा 10। अब बताओ ये तीनों कौन से क्रम में है। ये तीनों हैं सर आपके पास समांतर क्रम में। और क्या तीनों का मान बराबर है? हाँ, अगर तीनों का मान बराबर है तो समांतर क्रम में जब मान बराबर होता है तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या रखते हैं R/N, अर्थात उस एक प्रतिरोध का मान ले लो, एक का मान कितना है 10 बट्टा में कितने जुड़े हैं ऐसे 1 2 3, तो 3 जुड़े हैं, R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 10/3 ओम। ये हमारा क्या है बच्चा आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ध्यान, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।